राजस्थान प्राइम में अब आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जासूसी प्रकरण मामले में आईबी की एंट्री हो चुकी है। आरोपी भवानी सिंह को महाजन लेकर आई है आईबी और रेलवे स्टेशन में भवानी सिंह काम करते थे। सेना की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। रेलवे स्टेशन पर आर्मी मूवमेंट के वीडियो पाकिस्तान भेजे थे और राजस्थान इंटेलिजेंस के निरीक्षक विनोद मीना स्टेशन पहुंचे हैं। आईबी ने स्टेशन पर आरोपी का रिकॉर्ड खंगाला। आरोपी के क्वार्टर की भी इस दौरान तलाशी ली गई है। साथियों और स्टेशन अधीक्षक से भी इस दौरान पूछताछ की गई है। अप्रैल 2024 से आरोपी सूचनाएं भेज रहा था और इसी को लेकर के इनपुट मिल रहे थे। नासिर जैदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, सबसे पहले बताइए इस मामले को लेकर के, क्योंकि जानकारी आप पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी कब आई, आप कैसे लीड मिली और उसके बाद अभी क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये कुछ दिन पुराना प्रकरण है जब अचानक जयपुर से इंटेलिजेंस की टीम महाजन पहुंची और महाजन पहुंचकर 2 जनों को डिटेन किया, जिसमें एक रेलवे एम्प्लॉय है भवानी सिंह और दूसरा ई मित्र चलाने वाला एक शख्स था दीपक मारू नाम से। दोनों को जब डिटेन किया और दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि महाजन फायरिंग रेंज की तमाम जानकारियां पाकिस्तान भेजी जा रही थी और कई दिनों से इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट्स मिल रहे थे और इनपुट्स के आधार पर इन दोनों को डिटेन किया। तो डिटेन करने के बाद में काफी कुछ जानकारियां सामने आई और दोनों के लैपटॉप्स और मोबाइल को जब खंगाला गया तो भवानी सिंह के मोबाइल में कई ऐसी जानकारियां मिली और कई ऐसे नंबर्स मिले जो पाकिस्तान के थे और उन नंबरों के जरिए पाकिस्तान को जानकारियां भेजी गई थी। और पाकिस्तान की किसी लेडी की गिरफ्त में आकर ये शख्स पाकिस्तान हमारे यहाँ की जानकारियां भेज रहा था। तो इससे कड़ी जब पूछताछ की गई तो बहुत सी नई जानकारियां निकली और आज इसी के तहत भवानी सिंह को आईबी महाजन लेकर आई और महाजन में इसके क्वार्टर की भी तलाशी ली गई और वहां पर भी कुछ। अच्छा नासिर, एक चीज और बताइए, यहाँ पर किन लोगों के संपर्क में था ये शख्स भवानी सिंह? क्या इसके बारे में कोई लीड मिली है, कोई इनपुट है? ये देखिए, ऐसा है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां अभी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो किन लोगों के संपर्क में था तो ये तो अभी सामने नहीं आया है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन ये कि कई लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद में कुछ नई जानकारियां और सामने आए, नई इन्फॉर्मेशन आए। आज भवानी सिंह को महाजन रेलवे स्टेशन जब लेकर आई तो रेलवे स्टेशन के एम्प्लॉय से भी पूछताछ की गई और स्टेशन सुपरिंटेंडेंट से भी आईबी ने बातचीत की और प्लस भवानी सिंह के क्वार्टर की तलाशी ली गई जहां कुछ सामान आईबी अपने साथ ले गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर जैदी इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अभी इस मामले को लेकर के जांच भी की जा रही है और कुछ अहम सुराग मिलने की संभावनाएं या फिर यहाँ पर किन लोगों के संपर्क में था इस बात की भी अभी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर चैट करके व्यापारियों को प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए हड़पने की वारदातों में शामिल हनी ट्रैप गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने 2 दिन पहले एक व्यापारी को एक लड़की के जरिए प्रेम जाल में फंसाया और किडनैप कर 1 लाख रुपए हड़प लिए। उद्योग नगर के रहने वाली युवती फेसबुक पर चैटिंग कर व्यापारियों को फंसाती है और आरोपियों के साथ मिलकर किडनैप कर लाखों रुपए हड़प लेती थी। युवती पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुकी है। वहीं आरोपी असलम खान, मुजम्मिल खान और चेतन जांगिड़ बोरखेड़ा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों से कई वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की उन बेटियों से संवाद किया जिन्होंने स्टार्टअप के जरिए समाज में अपनी पहचान बनाई है और अपने सपनों को उड़ान दी। साथ ही समाज में अपनी एक पहचान बनाई। बेटियों ने यह साबित किया कि वो किसी से कम नहीं है। बेटियां सशक्त हैं और देश की आर्थिक प्रगति के साथ घर, परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा है। तो स्टार्टअप के जरिए बेटियों ने समाज में एक अलग पहचान बनाई है और बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है। हालांकि सपनों को कैसे उड़ान मिले इस बात को लेकर के भी बात की गई। मुझे जैसे इनविटेशन आया, मेरे साथ मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। भारत की सारी चीजें डिजिटल है, मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल नहीं हो पा रही है। अब हमने कर दिया है। राजस्थान की बहनों को आपसे वो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े।
कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसके उत्कृष्ट बनने में, विकसित बनने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। विभाग की पिछली और इस सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शिक्षा विभाग। कभी घोटाले, कभी पेपर लीक, कभी ड्रेस तो कभी मिड डे मील। शिक्षा विभाग सही नहीं बल्कि गलत वजहों से चर्चा में रहा है। बुधवार को एक बार फिर शिक्षा मंत्री के एक बयान को लेकर विधानसभा में शिक्षा पर जमकर बहस देखने को मिली। राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार बड़ी कार्रवाई के मूड में है। इसी को लेकर विधानसभा में मंगलवार और बुधवार दोनों दिन सरकार ने सख्त रुख अपनाया और इसकी अगुवाई की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, जिन्होंने शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म और मिड डे मील में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। दिलावर ने मदरसे में यूनिफॉर्म देने में घोटाले की बात कहते हुए कहा कि केवल कागजों में यूनिफॉर्म खरीदी गई। रिपोर्ट हमारे पास है, जांच रिपोर्ट है जो मैंने सीएजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये सारी बात कही है। सीएजी की जांच रिपोर्ट का कहना है कि मिड डे मील में बड़ा घोटाला हुआ है। कोरोना काल में ये मिड डे मील बच्चों को नहीं दे पाए क्योंकि बच्चे आए ही नहीं, तो किसको देते। तो इन्होंने एक कहा कि हम घर पहुंचाएंगे। अब इतना सारा, जब सारा का सारा मिड डे मील एक बच्चों के साथ पहुंचेगा तो शायद वो तो बोरियां भर भर के गया होगा एक एक आदमी को। तो हमारे जो बच्चे थे सारा दर्पण पर उल्लेखित, वो 59 लाख के आसपास थे। इन्होंने 66 लाख बच्चों को और मिड डे मील पहुंचा दिया, जबकि कोरोना काल में खाद्य सुरक्षा की जो राशन की दुकानें होती हैं और जो सरकार से हमने रिपोर्ट ली है तो उससे कम पहुंचा है, जितना हमारे यूनिट थी उससे कम पहुंचा है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा पहुंचा है, मिड डे मील ज़्यादा पहुंचा है। इससे स्पष्ट है कि ये बड़ा घालमेल हुआ है। मदरसों में 1,30,000 बच्चे थे, इन्होंने 2,08,000 बच्चों को और यूनिफॉर्म दे दी, यानी खरीद ली, पैसा उठ गया, चलो दे दी। बच्चे तो 1,30,000 ही थे। ये बड़ा घोटाला है। और इस प्रकार उसके मिड डे मील में भी घोटाला है। शिक्षा मंत्री की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते ही पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई और सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित भी की गईं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि दिलावर को कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी को कोई गंभीर नहीं लेता है। और कल उनका डिमांड पे जिस प्रकार से रिप्लाई था, शिक्षा के अलावा फॉरेस्ट पे बोले हैं, मेडिकल पे बोले हैं, पंचायती राज पे बोले हैं, होम पे बोले हैं, सब डिपार्टमेंट पे बोले हैं, लेकिन एजुकेशन किस प्रकार से मजबूत हो, अच्छी शिक्षा हम बच्चों को दें, उस पे नहीं बोले। शिक्षा मंत्री का तो विवादों से गहरा नाता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं रोजाना कि अखबारबाजी उनकी होती रहे, लेकिन एजुकेशन पे कभी नहीं बोलते। इन सब के बावजूद दिलावर ने न सिर्फ पिछली सरकार को घेरा बल्कि बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के संकेत दिए। दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में जो बड़े ओहदे पर थे उनकी भूमिका है, हम सबकी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। एक भाषा बोलो, या तो आप सारा उर्दू में छपाओ या सादा हिंदी में छपाओ। हिंदी में उर्दू, उर्दू में हिंदी, ये नहीं चलेगा। अब क्या कार्रवाई होगी आगे? देखो, हमने जांच करवा रहे हैं और जो भी प्रस्तावित कार्रवाई होगी वो करेंगे, पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान की सरकार पिछली गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, साथ ही पाई पाई का हिसाब करने की बात भी कह रही है। वहीं विपक्ष इस पर हंगामे पर आमादा है। अब देखना होगा कि घोटाले की जांच सिर्फ बयानों और कागजों पर सिमट कर रह जाती है या फिर कुछ जमीन पर भी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक होने की संभावना है। विधानसभा में बुधवार को वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत निकाय चुनावों की संभावित तारीख को लेकर चर्चा हुई,
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा कि निकाय चुनाव कब होंगे, जिस पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि नवंबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। राजस्थान के जो सभी नगर निकायों में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होगा? सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो अवरुद्ध पैदा होता है, व्यवधान पैदा होता है, वो समाप्त हो। राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का मुद्दा विधानसभा में भी जमकर गूंज रहा है। कार्यकाल खत्म होने के बाद ज्यादातर जगह चुनाव का इंतजार है। सरकार एक साथ चुनाव करने की बात कर रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर दिख रहा है। विधानसभा में बुधवार को इसका एक नजारा भी देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक सवाल करते हुए कहा कि सबको चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे। बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी एक राज्य एक चुनाव के लिए समिति गठन को लेकर सवाल किया। जनता को क्या लाभ होंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जो ये नगर निकायों की चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या एकीकृत चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग होगा? अगर हाँ, तो सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी और उनकी उपलब्धता के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए? चुनाव कब होंगे, क्योंकि बड़ी सबके चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे बार बार, क्योंकि इसकी तारीख नहीं आ रही। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा मेरा ये है कि जो सरपंच बने थे, तो सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वही सरपंच जहां थे वहां नगर पालिका बन गई, उनको चेयरमैन बना दिया। और उनको जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर ये हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक आप इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है? सरपंचों का तो, उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वही सरपंच जो चेयरमैन बन गए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। इस पर शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने नवंबर 2025 तक चुनाव होने के संकेत दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव 8 चरणों में संपन्न होते हैं, जिससे बार बार आचार संहिता लागू होती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसीलिए सरकार 2025 में सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने की योजना बना रही है। कि एक राज्य एक चुनाव का मूल उद्देश्य यह है कि पिछले आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं, उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे। बार बार चुनाव संपन्न होने से बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी एक राज्य एक चुनाव योजना पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में एक बजट घोषणा संख्या 97.06.01 की गई और सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो अवरुद्ध पैदा होता है, व्यवधान पैदा होता है, वो समाप्त होता है। राजस्थान में निकाय और पंचायतों के परिदृश्य को देखा जाए तो राज्य में 11 नगर निगम हैं, 33 नगर परिषद हैं, 169 नगर पालिकाएं हैं, जिनमें कुल मिलाकर 7,500 पार्षद पद हैं। साथ ही 1,000 जिला परिषद सदस्य और 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। अब भजनलाल सरकार की मंशा है कि प्रदेश के 305 नगरीय निकायों और 7,000 पंचायत समिति के एक साथ चुनाव कराने की है। इसी कारण पंचायत चुनावों को भी आगे के लिए टाल दिया गया है और पुनर्गठन का पूरा आदेश दिया गया। पुनर्गठन के बाद उम्मीद की जा रही है कि निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही नगर निकायों के सीमांकन पर भी सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और आपको बताएं, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से चीजें सामने आई है, उसमें एसआई पेपर लीक मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी घड़ी में 9 आरोपी ट्रेनी एसआई को बर्खास्त किया गया। अब तक 45 ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए जा चुके हैं और हाईकोर्ट में सरकार ने कहा था कि वह आरोपी ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई करना चाहती है। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों पर कार्रवाई करने पर कोर्ट ने कभी रोक नहीं लगाई। इसके बाद पुलिस महकमे ने बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की।
इस कार्रवाई से जहां ट्रेनी एसआई के परिजन खुश हैं, तो वहीं भर्ती रद्द करने की मांग करने वाले इसे सिर्फ लीपापोती मान रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई करी, उनको बर्खास्त किया जा रहा है। बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है सरकार और हम इससे बहुत खुश हैं कि जो बच्चे मेहनत करके आए हैं उनको ट्रेनिंग में भेज दिया गया, लेकिन सरकार ने उस पर स्टे लगा रखा है। बच्चे वहीं के वहीं बंद है, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए, रद्द नहीं किया जाए, और जो बच्चे आरोपी है उनको बर्खास्त कर ही दी गया और बाकी सब सही चल रहा है। थानेदारों की भर्ती में सरकार ने मात्र 45 थानेदारों की बर्खास्तगी कर यह साबित करना चाहती है कि इस भर्ती परीक्षा में मात्र 50 लोग ही दागदार थे। लेकिन उससे पूर्व सरकार की ही जांच एजेंसियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह भर्ती परीक्षा पूर्णतः फर्जीवाड़े से हुई है। एसओजी ने जब कोर्ट में चार्जशीट पेश की तो उसमें बता दिया है कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका है। एडवोकेट जनरल इस बात से रिकमेंड कर चुके हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। वहीं सरकार के 6 मंत्रियों की कमेटी ने भी स्पष्ट तौर पर यह सहमति जताई है कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है। सरकार जो ये बर्खास्तगी का खेल खेल रही है, युवा इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी न जाने किन महिला मित्रों के दबाव में हैं, न जाने सरकार के कौन से मंत्रियों के दबाव में हैं और आखिरकार 4 एजेंसियों के रिकमेंड करने के बावजूद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान के युवा आने वाले समय में इस भर्ती परीक्षा के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एसआई भर्ती मामले में कोर्ट में सुनवाई अब मई में होगी, लेकिन उससे पहले बर्खास्तगी की खबरों के बीच जहां ट्रेनी एसआई के परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं लंबे समय से भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात करने वाले, उसकी मांग करने वाले युवाओं में आक्रोश है। उन्हें अब कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट ही इस भर्ती को रद्द करेगा और उनकी बात सुनेगा, क्योंकि एसओजी के साथ साथ बाकी जांच एजेंसियों ने भी इस बात को कहा है कि बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ था, इसलिए वे भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सोमू आनंद। और डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां बाइक और निजी बस में जबरदस्त टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद बस और बाइक में भीषण आग लग गई है। हादसे में बस जल करके खाक हो गई है। बस से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई। वहीं हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। लुनोदा के खेमाराम के रूप में मृतक की पहचान हुई है। रिको औद्योगिक क्षेत्र के पास ये दुर्घटना हुई है और लुनोदा के खेमाराम के रूप में मृतक की पहचान भी हुई है। बाइक से कूद करके दरअसल इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि ये भिड़ंत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और उसके बाद बस में आग लग जाती है और बस में अपने आपको बचाने के लिए लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बस में आग लग जाती है। बाइक और एक निजी बस में ज़बरदस्त टक्कर की ये तस्वीर आपके सामने है। भिड़ंत के बाद बस और बाइक में भीषण आग लग गई। हादसे में बस जल करके खाक हो गई और ये तस्वीर आपके सामने है। बस से कूद करके यात्रियों ने अपनी जान बचाई है। वहीं आपको बता दें कि जो बाइक सवार है युवक, उसकी हादसे में मौत हो गई। और राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के बीड़े में आग लगी है और तेज हवा के चलते आग विकराल रूप ले चुकी है। वहीं दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गायत्री धाम के पीछे की ओर ये पहाड़ी पर आग फैल रही है। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो आग है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। राजसमंद से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तेज हवा के चलते ये विकराल रूप आग लेती चली जा रही है और बढ़ रही है। नाथद्वारा नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची है। गायत्री धाम के पीछे की ओर पहाड़ी पर ये आग बढ़ती चली जा रही है। हालांकि आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के पास का ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये आग बढ़ रही है। तरुण जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? आग तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है, क्या अभी तक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा के जो बीड़े हैं, जहां मंदिर की गोवंश चरने जाता है, वो इलाका है यहाँ पे। और यहाँ कांटियां और बड़े बहुतायत में पेड़ पौधे हैं और उसमें ये बदलते मौसम के साथ दावानल होना एक आम बात है। लेकिन ये इस मौसम की ये पहली आग है। और सबसे बड़ी चीज इस समय में जंगल में जो ये चारा का जमीन है उसमें बहुत बड़ी संख्या में पौधे हैं, उनमें आग लगी हुई है। आसपास के जो 3 गांव के ग्रामीण हैं वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
जो पिछले 2 दिन से शीतलहर और हवा का प्रकोप है, उसके कारण ये आग और लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण जोशी इस पर जानकारी देने के लिए।